आना ही है, 100% ही नंबर में आ ही रहा है, ऑब्जेक्टिव बनने ही वाला है, आपका जरूर से आने वाला क्वेश्चन आने ही वाला है ना, 2025 में छपने वाला है, हर साल बोर्ड में पूछा जा रहा है। बात है अगर आपने ये टेबल याद कर ली ना, बधी 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये 3 मेथड सीख ली ना ही तो प्रायिकता 0 से कभी कम हो सकती है, ना ही कक्षा 10वीं गणित में अगर आपको भी अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा जाए और बोर्ड एग्जाम 2025 आपके सर पर है ना, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। देखिए आज इस वीडियो में आपकी गणित पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, एक लेकर मतलब अध्याय 1 से लेकर के 14 तक के क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, है ना। यदि आपने अभी तक मैथमेटिक्स में यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, ये वीडियो पूरा देख लेना। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और किस से किस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्या आना है उससे, है ना, सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। देखिए आपको अगर 75 में 75 पूरे नंबर मैथमेटिक्स में चाहिए है तो ये वीडियो पूरा देख लेना। एक ट्रिक बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि उसी तरीके मतलब जो क्वेश्चन उससे आता है वही क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन भी साथ में मैंने रखे हैं हर एक चैप्टर के, है ना। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए, आपकी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अभी टाइम है कुछ पेपर के लिए, इसलिए आपको मैथ को अभी किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए मैथ के जो जितने भी चैप्टर हैं, है ना, सभी में लगभग फॉर्मूलाज लगते हैं, तो आपको उनके फॉर्मूले सभी के याद कर लीजिए बिल्कुल अभी से, है ना। अभी से फॉर्मूले सभी के याद कर लीजिए जिनमें जो जो भी लगते हैं सभी, है ना। और देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस वीडियो में कवर करा ही रहा हूँ, तो पूरे हम कवर करेंगे पिछले वर्षों के पेपर। देखिए आपको इससे पता चलेगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, यही मैं आपको बताऊंगा आज। और पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, है ना। और टाइम मैनेजमेंट का मैथ में ध्यान रखना, मैथ्स को हर दिन 2 घंटे। देखिए आप स्कूल में कोचिंग में अलग से जाते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी में 2 घंटे मैथ डेली लगाइए ताकि आपकी जो है अच्छी प्रैक्टिस हो सके, है ना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, एक चैप्टर से शुरू करते हैं। देखिए तो हमारा आ जाता है अध्याय नंबर 1 जो कि आपका रियल नंबर से यानी कि वास्तविक संख्या है, इससे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है। तो देखिए कौन से क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, देखिए 100% लिख कर ले लो कि यहाँ पे √2, 3 या 5 इनमें से आपका एक ना क्वेश्चन 100% आएगा कि एक ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है आपको, है ना। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आने वाला है इन 3 में से, है ना। √ देखिए किसी का भी आ सकता है, √35 का कर लेना, √27 का कर लेना, है ना। कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल एक ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनके सॉल्यूशन में जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। देखिए HCF और LCM निकालना बिल्कुल अभी से सीख लीजिए। देखिए किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है, संख्या होती है उनका LCM दे दिया जाता है या HCF दे दिया जाता है, आपको LCM याद करना होता है या फिर HCF ज्ञात करना होता है। तो बिल्कुल से इसे ज्ञात करना सीख लीजिए, एक क्वेश्चन इसका इससे आने ही वाला है ना। देखिए और कोई संख्या आपको दे दी जाती है, अभाज्य गुणनखंड विधि से उनका LCM या HCF ज्ञात करना बिल्कुल सीख लीजिए, है ना। क्योंकि आप ये कर लेंगे तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल से आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और चैप्टर वाइज वीडियो आपका आने वाला है, उसमें आपको सभी चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपको करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, 12, 15, 21 के HCF और LCM। मतलब मैंने कहा ना इस चैप्टर से मेनली है कि HCF और LCM ज्ञात करना बिल्कुल से जल्दी से कंप्लीट कर लो, है ना। ये ज्ञात करना सीख लिया आपने, इसके आपके मतलब 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन इससे HCF LCM का आना ही है, 100% ही आना है ना। और एक क्वेश्चन यही बनना है आपका, है ना। नेक्स्ट देखिए आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन्हें कंप्लीट इस चैप्टर से कर लेंगे, है ना। सेकंड चैप्टर भाई आपका आ जाता है बहुपद, है ना, जिससे कि 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव के नहीं बताए हैं मैंने, इसमें ऑब्जेक्टिव लिए अलग से मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो जी वीडियो चैनल पर देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे इस चैप्टर से मेनली क्या है, ऑब्जेक्टिव इससे बनना ही बनना है, 100% है कि इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है ना। द्विघात बहुपद दिया गया है आपको x²। कभी भी द्विघात बहुपद का अगर उदाहरण पूछा जाए तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं ना। इसमें देखिए यहाँ पे 2 घात है ना, घात है स्क्वायर है ना, तो ये द्विघात बहुपद है ना। अगर उदाहरण पूछा जाए तो इसे लिख देंगे तो बिल्कुल उत्तर आपका सही माना जाएगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, CA, है ना, C/A। तो इसे याद रखिएगा, -B/A होता है शून्यकों का योग फल, याद रखना इसे अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल परीक्षा में इससे ऑब्जेक्टिव आता है और इसे कंप्लीट करके रखना है। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं ना जब आप ये करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, है ना। संबंध की सत्यता की जांच करते हैं तो क्या स्थिति निकल के आती है, ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट भाई देखिए आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भाई शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए या फिर योगफल ज्ञात कीजिए, है ना, किस तरीके से, फिर इसकी जो है संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल है कि 100% इससे एक क्वेश्चन आने ही वाला है ना, यही क्वेश्चन इससे आने वाला है। भले ही आपका जो है बहुपद चेंज हो जाए, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन ये आने वाला है। अगर इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं तो आसानी से बोर्ड परीक्षा में करके आएंगे, है ना। इसके बाद है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का, है ना। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन अथवा में इतनी बार आए हैं, लगभग यार मान लो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये हो गए बहुपद, यहाँ पे इनके शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना सीख लो। इस चैप्टर से केवल यही क्वेश्चन है, इसी तरीके से तैयार करते जाओ और साइड में रखते जाओ, है ना, कि शून्य ज्ञात करना सीख लिया बस ठीक है हमारा, है ना। तो इस चैप्टर से केवल और केवल शून्य ही मेन है ना। यदि आप शून्य ज्ञात करना सीख गए इस चैप्टर से तो बिल्कुल आप, मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट है और पूरा इसका जो है करके आओगे इस चैप्टर से जितना भी आना है ना। इसके बाद इसके क्वेश्चन कुछ हो जाते हैं। देखिए
तो देखिए ये तो एमपी बोर्ड में 100% की आपका 2 नंबर में आ ही रहा है ना। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार दे देते हैं 1 नंबर में, है ना। तो इसका आंसर कैसे ढूंढते हैं, है ना। शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। कहा ना शून्यकों का योग क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, है ना। तो ये आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे इन क्वेश्चन को, है ना। इसके बाद देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। पी एक्स के लिए पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, इसके एक्स के शून्यकों की जो है संख्या कारण सहित बतलाइए, है ना। देखिए इसमें आपका अक्ष, आपको पहले तो अक्ष पता होगा कि एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है ना। तो देखिए कितनी जगह ये काट रहा है वही आपका आंसर हो जाता है। देखिए ये एक जगह इसको काट रहा है तो एक इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका एक शून्यक है ना। ये 2 जगह काट रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके 2 शून्यक हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। तो इन्हें सोल्व करना जल्दी से सीख लीजिए, 2-3 आपके बुक में भी दिए गए हैं, उन्हें कंप्लीट कर लेना, है ना। इसके बाद अध्याय नंबर 3 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन बनेगा तो आपका ये 2 नंबर में बन जाएगा, है ना। इससे देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लेना, है ना। इसके बाद इससे देखिए केवल इससे प्रतिस्थापन कंप्लीट कर लो और विलोपन, है ना। इस चैप्टर से कह रहा हूँ, इससे प्रतिस्थापन कंप्लीट कर लो और विलोपन, ये दोनों विधियां अगर आपको आ गई तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आप जो है पेपर में फोड़ करके आओगे, 4 नंबर का प्रश्न आप गलत करके नहीं आओगे, पूरा का पूरा सही करके आओगे, आपको 4 नंबर मिलेंगे, है ना। तो बिल्कुल से प्रतिस्थापन विलोपन विधि दोनों को सीख लीजिए, है ना। ये दिए गए हैं आपको समीकरण योग में, इनको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, है ना। ये विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों सीख लो, बिल्कुल 4 नंबर कंप्लीट है कह लो, है ना। और इसके बाद देखिए इनको जरूर से याद रखना, है ना। इस तरीके का भी क्वेश्चन से बनता है, 2 संख्याओं का अंतर जो है 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। संख्या ज्ञात करनी होती है। देखिए ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से कहाँ से बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए ऐसी स्थिति आपको दे दी जाएगी ऑब्जेक्टिव में, है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इससे एक ऑब्जेक्टिव या सही विकल्प में ले लो, है ना। सही विकल्प में ही बस इससे बनता है वैसे तो, है ना। सही जोड़ी में ले लो तो बिल्कुल 100% है कि बनने वाला है और बिल्कुल आप बोर्ड एग्जाम में सही करके आओगे। बस ये ध्यान से सुन लो, एक बार मैं बता रहा हूँ। देखिए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 की जब स्थिति बनती है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रेखा इस तरीके से होंगी, ये प्रतिच्छेद करके रेखा काट गई, है ना। तो ये प्रतिच्छेद कर गई, है ना। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो यहाँ पे क्या होगी, रेखाएं समांतर होंगी। यहाँ की रेखाएं किस तरीके से होंगी, ऐसी होंगी समांतर, जो कभी मिलेंगी ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए अगली स्थिति आपको दी गई है यहाँ पे देखिए, और इसकी ये भी बताया गया है कि इसके हल कितने होंगे। अगर रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होगा, बिल्कुल याद रखना। ऑब्जेक्टिव इससे 100% है कि बनना ही बनना है ना। और जब रेखा समांतर होंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। और जब रेखा संपाती होंगी, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी रेखा चली जाए ना, इस तरीके से रेखा जा रही है और एक इस तरफ से रेखा इसी के ऊपर चली गई है ना, तो ये होती है संपाती रेखा, है ना। जब स्थिति बिल्कुल इक्वल हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जिसमें ग्राफी निरूपण में रेखा जो है संपाती होगी और इसके अनंततः अनेक हल होंगे। जितने हल निकालते जाओगे उतने हल, हजारों लाखों करोड़ों हल निकलते जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव बनने ही वाला है ना। तो ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। देखिए इससे केवल क्या है, प्रतिस्थापन और विलोपन को कंप्लीट करना सीख लो और देखिए संख्या ज्ञात करना सीख लो। बस इस चैप्टर कंप्लीट है और ऑब्जेक्टिव के करवा ही दिए हैं। अगला चैप्टर भाई आपका आ जाता है द्विघात समीकरण। इससे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आना है ना। देखिए कभी कभी बोर्ड चेंज करके भी देता है ना, ऐड करके 3-4 नंबर में भी क्वेश्चन दे देता है अलग से, है ना। कई बार ऐसा किया है, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए द्विघात समीकरण क्या है, तो ये देखिए एक बार ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा गया था एक शब्द या वाक्य में उत्तर में 1 नंबर में, तो इसलिए मैंने दे दिया है यहाँ पे। ऐसा समीकरण जिससे अज्ञात राशि की अधिकतम घात हो उसे द्विघात समीकरण। 100% है कि आपका विभक्त कर का सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है, तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट करके रख लो और ये आपका जरूर से आने वाला है। बिल्कुल से याद कर लो, d बराबर v² - 4ac विभक्त कर का या भेद का, है ना। तो इसे बिल्कुल से याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे कंप्लीट करके रखो। और इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चंस है ना, इससे सॉल्व हो रहे हैं ज्यादातर, है ना। तो इन्हें कंप्लीट करके रखो। देखिए इस चैप्टर में आपको क्या करना होता है, देखिए k का मान ज्ञात करना का सीख लो, है ना। p का मान ज्ञात करना सीख लो। किस तरीके से, यहाँ पे आपको एक समीकरण दे दिया जाता है, उसमें आपको k का मान फाइंड करना होता है। तो देखिए इनके आंसर मैं आपको साथ में लाऊंगा वीडियो और सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार, है ना। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी इससे आता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो है ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 हो, है ना। तो इस तरीके से, है ना, मूल्य ज्ञात करना मेन बात है। इस चैप्टर से आपने मूल्य ज्ञात करना सीख लिया ना, तो 2 नंबर का मतलब देखिए इस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए एक आता है, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, आपने समीकरण दे दिया उन्होंने, उससे कहेंगे इसके मूल ज्ञात कीजिए, है ना। और एक अथवा में दे देंगे, है ना, इसका k का मान ज्ञात कीजिए या फिर p का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो वो कैसे करना है वो मैं सारे कुछ कंप्लीट करवाऊंगा। बस यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट कर लेना, आपका चैप्टर कंप्लीट है ना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका भाई समांतर श्रेणियां। इससे देखिए
इससे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव में भी इसके बन जाते हैं ना। एन पदों का योग हमें ज्ञात करना है ना। व्यापक पद सबसे ज्यादा ये आपका यूज होता है ना। आपको सार्वंतर डी जो है खोजना होता है, तो यही यूज होता है ना। तो देखिए इनको याद कर लेना है ना। ये आपको दिए गए प्रथम पद आपका ये होता है, सभी को पता है, आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, है ना। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का इससे बोर्ड में पूछा जाना भाई, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए मैंने दे दिया है कि ये कर लेना, है ना। श्रेणी 7, 13, 19 है ना, इस तरीके के पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है ना। देखिए आपको कई बार क्या होता है कि जो है प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया जाता है, तो अगले 4 पद आपको क्या करने हैं। तो इस स्थिति का क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल एक क्वेश्चन इससे आने वाला है। कैसा क्वेश्चन आने वाला है देखिए, या तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा तो इसके अथवा में ये वाला दे दिया जाएगा कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, या फिर अगले 4 पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो बिल्कुल कर लो कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, और कर लेना है अगले पदों को ज्ञात करना सीख लीजिए, है ना। तो ये बिल्कुल से इससे बनने वाला है ना। नेक्स्ट इससे क्या करना है भाई, इसी चैप्टर की बात करूंगा अभी। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है ना। देखिए ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये साथ में इसके अथवा में ये आ सकता है ना। 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इससे एक क्वेश्चन ऐसा बनना ही बनना है, बिल्कुल बनेगा, है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, और इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, इस फॉर्मूले से उसे सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट भाई आपका चैप्टर आ जाता है त्रिभुज। इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है, जिसमें आपको एक डायग्राम दे देते हैं इस तरीके से, है ना। तो आपको इसे देख करके या फिर सॉल्व करना होता है, या फिर नहीं देते हैं। कई बार क्वेश्चन देते हैं तो आपको अपने अनुसार बनाना होता है जो उसमें दिया होता है ना। देखिए आकृति में यहाँ पे आपको आकृति दी गई है, आकृति डी समांतर बीसी है, ईसी ज्ञात कीजिए। मतलब डीई जो है ना, डीई जो है वो बीसी के समांतर है ना। ये दोनों है ना समांतर, कभी मिलेंगे नहीं, ऐसी साथ में चलती जाएंगे, है ना। तो ईसी ज्ञात करना है आपको, ई और सी, ये रेखा आपको ज्ञात करनी है ना। और इनके आपको मान दिए गए हैं, कुछ ये रहे 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो इसे आपको फाइंड करना होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपको कंप्लीट कर लेना है इस चैप्टर से। देखिए आकृति ही दी गई है, आपको क्या करना है ना, ये सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर कोण पी क्यू आर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो ये इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और इससे ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आता है भाई, जो इसकी कसौटियां दी गई है ना, समरूपता की कसौटियां, है ना, SAS, इनको कंप्लीट कर लेना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा, है ना, OT में क्वेश्चन इससे बनेगा। तो बिल्कुल से कसौटियां कंप्लीट कर लेना तीनों, है ना। जब देखिए त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, अन्यथा नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल याद रखना। और अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है भाई इस चैप्टर से। आपको क्या करना है, देखिए आपकी 2 नंबर में या तो इससे देखिए क्वेश्चन आएगा, या फिर आपकी थेल्स प्रमेय पूछ ली जाएगी। देखिए एमपी बोर्ड क्या कर रहा है कि देखिए मैंने आपका रिड्यूस सिलेबस देखा था, उसमें उसने लिखा है कि थेल्स प्रमेय हटा दी गई है, लेकिन भाई आपके पेपर में थेल्स प्रमेय पूछी जा रही है, तो मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन दिया हुई है ना। तो बिल्कुल इन्हें कंप्लीट कर लेना, तो इन्हें कंप्लीट करके रखना है। थेल्स प्रमेय को कंप्लीट कर लेना, इसका जो है विलोम कंप्लीट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आता है ना। ये 2 नंबर में आपकी बन जाती है। तो इसका कथन ये याद कर लो अच्छी तरीके से। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ने 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यही आपकी थेल्स प्रमेय है। बिल्कुल से याद कर लो, बोर्ड 2025 में छपने वाला है ना। देखिए नेक्स्ट चैप्टर भाई आपका आ जाता है, इसका विलोम भी कर लेना, है ना। नेक्स्ट है आपका अध्याय नंबर 7, जो कि निर्देशांक ज्यामिति है भाई। 2 नंबर का ये क्वेश्चन इससे आने वाला है। देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें आपका फॉर्मूला है, इसमें आपको केवल वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर सीधे निकाल देना होता है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बिंदु दे दिए जाते हैं, इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी, तो दूरी भी इसी से आपको ज्ञात करनी होती है ना। तो देखिए इससे सबसे पक्का ऑब्जेक्टिव तो मान लो बिल्कुल कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं, कि ये 100% लगभग हर साल बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल से इसे याद कर लो, और ये आप याद कर लोगे तो इसके हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, है ना। आपको 2 बिंदु दे दिए जाते हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। और ये क्वेश्चन भी इससे बन जाता है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x y बिंदुओं में 3 6 और -3 4 6 समदूरस्थ हों, है ना। ये क्वेश्चन भी इससे बन जाता है ना। तो बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन इससे आने हैं, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीख लो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे यही बनेगा, है ना, और कुछ नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका अगला अध्याय आ जाता है भाई त्रिकोणमिति। तो ऑब्जेक्टिव इससे किस तरीके से, है ना। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने ये टेबल याद कर ली ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैं कह रहा हूं ना कि आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आ सकते हैं, है ना। सभी की वैल्यू याद कर लो। साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की, 60 की, 90 की, है ना, सबकी याद कर लो, है ना। जैसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, है ना। पूरा वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इससे कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखिए एक तो सीधा आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 2 10 45, है ना। यहाँ पे
आपको क्या करना है, केवल और केवल वैल्यू पुट करनी होती है और सीधे देखिए अगर आपको ये टेबल याद है ना तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 10 45 है ना, ये इसकी मान लगाना है इसको, तो 10 45 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 1 दी गई है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे पुट करते जाइए सीधे उसी तरीके से जो भी जिसकी है ना, उस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तो एक देखिए सीधे वैल्यू पुट करके आंसर निकालने का ये क्वेश्चन जरूर से आने वाला है कि मान निकालिए, है ना। आपको केवल यहाँ पे देखिए वैल्यू रखनी है और सीधे मान निकाल देना है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका बनेगा, है ना, एक क्वेश्चन तो यही बनने वाला है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और अगर आपका अथवा में क्वेश्चन आता है तो इससे देखिए ऑब्जेक्टिव में तो आता है इसी से, मतलब ये आपकी ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर दोगे, है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट भाई हमारा चैप्टर आता है, इससे और क्वेश्चन मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा इससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है भाई, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये आपका चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऊंचाई निकालने के क्वेश्चन आ सकता है, दूरी निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, दो कोणों का उपयोग किस तरीके से, है ना, ये क्वेश्चन आएगा, है ना। वृक्ष खंबे के प्रश्न किस तरीके से आते हैं, देखिए ये रहा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन मैंने वैसे अलग से नीचे दिए हैं आपकी बुक के, ये क्वेश्चन है ना, ये है आपके देखिए संभावित प्रश्नोत्तर किस तरीके से इससे बन सकते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं। ऊंचाई निकालना सीख लीजिए इससे, है ना, और कोण बदलने से पूरी दूरी का जो परिवर्तन होता है ना, टावर या भवन के क्वेश्चन जरूर से इससे पूछे ही जाते हैं ना। टावर वाला क्वेश्चन लगभग लिख के मान लो भवन वाला, है ना। देखिए तो इससे क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, ऊंचाई निकालने की। एक टावर के आधार पर 30 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति के 45 डिग्री का कोण पर टावर का शीर्ष देखा, है ना, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आने वाला है ना। और देखिए दूरी निकालने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन लिख लेंगे। और आपकी बुक के कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, है ना, ये नमूने बताए मैंने कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, है ना। लेकिन आपकी बुक के कौन से क्वेश्चन है तो ये ना कंप्लीट कर लेना भाई अच्छी तरीके से। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, है ना। मतलब मीटर जो मीनार की जो ऊंचाई होती है, भवन की ऊंचाई होती है, टावर की ऊंचाई होती है, ज्ञात करना सीख लो, ऊंचाई ज्ञात करना सीख लो। आप जो डिग्री पे देख रहे हो, है ना, इनके मान याद करने होंगे आपको पहले भाई, तो पिछले चैप्टर में हम वही किए हुए हैं, है ना। देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका जाता है भवन की ऊंचाई ज्ञात की। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, ऊंचाई ज्ञात करना सीख लो। ये आप इनके मान याद करने पड़ेंगे, लेकिन है ना, तो कर लेना आराम से, क्योंकि आपके इस चैप्टर से 3 मार्क्स से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव जो भी बनेंगे इस चैप्टर से मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर भाई आपका आ जाता है यहाँ पे वृत्त, जो कि आपका 10 नंबर का चैप्टर है। इससे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, तो बिल्कुल से याद रख लेना। ये क्या है, आप प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए ये इतना बड़ा वृत्त है, इसमें कहीं भी टच नहीं कर रही है, दूर से निकल गई है ना, मतलब इसे काट नहीं रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो आप प्रतिच्छेदी बगल से निकल कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे काट के गई है, मतलब दो जगह काट के गई, छेदक रेखा ये कहलाएगी, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा भी इसे कह सकते हैं। ये है स्पर्श रेखा, जो इसे टच करती हुई जा रही है ना, स्पर्श करती हुई जा रही है, वो स्पर्श रेखा हो जाती है। इन तीनों को स्थिति आपको याद होनी चाहिए, है ना। देखिए किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए स्पर्श रेखा जैसे ये खींची है, यहाँ से भी एक जा सकती है ना, मतलब टच करती हुई जानी चाहिए, है ना, काटे नहीं, नहीं तो वो छेदक रेखा हो जाएगी, है ना। अनंत स्पर्श रेखाएं ये आपकी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, सत्त में, है ना। खालिस्तान में भी बन सकता है, खालिस्तान स्पर्श रेखा हो सकती है ना, तो अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, याद कर लेना, है ना। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा, यही आपकी यहाँ पे छेदक रेखा है ना। नेक्स्ट भाई इससे क्वेश्चन किस तरीके के करने हैं। देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, है ना। ये तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन इसका कंप्लीट करना है ना। बिंदुओं को नाम भी दे देना, ABCD PQR जो भी आप देना चाहते हैं। इससे सॉल्व करना सीख लो भाई, त्रिज्या पर लंब होती है, सिद्ध करना सीख लो, है ना। नेक्स्ट भाई आपको त्रिज्या का ज्ञात करना है ना, त्रिज्या ज्ञात करना सीख लो, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से सीख लो, है ना। देखिए आपको कई बार कोण ज्ञात करने के लिए दिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, इससे देखिए 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये क्वेश्चन इससे बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना, है ना। देखिए अगर इतने क्वेश्चन आप नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है, इससे भी 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय नंबर 11 है ना। ये रहेगा आपका भाई, रचना है आपका हटा दिया गया है, वो आपका चैप्टर है नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि 2πr है ना, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। बिल्कुल इन दोनों को याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में इनसे क्वेश्चन आने वाला है और 100% 2025 बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएगा। और देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी आपको इनकी हेल्प पड़ेगी, तो भाई इनको जल्दी से याद कर लो, है ना। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², है ना, इन दोनों को याद रखो। और कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब ये मैंने स्टार्टिंग में इनके फॉर्मूला दे दिए हैं इस चैप्टर के, है ना। इनको याद कर लेना, इन्हीं से आपके इस पूरे चैप्टर के जो पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं भाई। देखिए क्वेश्चन किस तरीके का आएगा आपका, है ना, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो बिल्कुल से याद कर लो। संगत छाप की लंबाई क्या है ना, चाप की, है ना, सॉरी चाप है यहाँ पे, चाप की लंबाई। क्वेश्चन किस तरीके से इससे करना है, तो त्रिज्या आपको दे दी जाती है 4 सेंटीमीटर, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो कौन सा क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, है ना, πr² इंटू θ/360, है ना। तो यही वाला इसमें लगेगा भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना।
इसमें और साथ ही क्या करना है, संगत चाप की जो है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है ना। पाई के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको अगर ये दिया जाता है तो यही ज्ञात कीजिए, नहीं तो आपको पाई का मान पता ही होगा है ना, तो यही यूज करेंगे अगर नहीं कहा जाता है अन्यथा जब तक, है ना। देखिए भाई, तो इससे और क्वेश्चन क्या रहेंगे 10 नंबर के अध्याय से, देखो है ना 11 से, है ना, आपकी जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसी से, है ना। तो 6 सेंटीमीटर की आपको त्रिज्या दे दी जाती है, इसका आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण भी आपको साथ में दिया गया है। तो एक ना एक क्वेश्चन इससे आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, इसकी या तो आपको त्रिज्यखंड पूछा जाएगा, है ना, आपको इसका कोण भी दिया जा सकता है, कई बार कोण नहीं दिया जाएगा, केवल त्रिज्यखंड पूछ लिया जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना। देखिए, और ये देखिए इसमें क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैं कह रहा हूँ कि हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा आ ही रहा है कि उसमें आपको आकृति दे दी जाती है ना, ये रही आकृति, है ना, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे गोला, और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये छायांकित भाग हो जाता है भाई, इसी का आपको जो है क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये यहाँ पे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, है ना, ये ए बी, और ए बी दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर, तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। आपको क्या क्या दिया गया है, जहाँ भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, है ना, ओ ए बी, है ना, कि शीर्ष ओ के केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप जो है खींचा गया है, ये चाप खींचा गया है ना। इसमें क्या करना है आपको, ये छायांकित जो भाग है ना, ये इतना ट्रायंगल बन रहा है, इतना, है ना, ट्रायंगल भी नहीं बनना ठीक से, ये गोला रहेगा नीचे, है ना, इसका आपको क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है ना। तो बिल्कुल से क्षेत्रफल जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इससे सीख लो, है ना, और वो फॉर्मूले याद कर लेना, आप कर लोगे, है ना। देखिए अगला भाई चैप्टर आपका आ जाता है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे कौन कौन से, देखिए हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला, ये रहेगा आपका अर्धगोले का जो है सूत्र, आप ये को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने वाला है ना। आधार का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। इसके बाद स्फीयर यानी कि गोला, तो गोले का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, है ना, इससे क्वेश्चन आएंगे। देखिए मतलब इसके इंपॉर्टेंट कौन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं ना। ये पासा हो गया, क्यूब हो गया, है ना, ये जो है क्यूबिक हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन किससे आता है, ये बेलन हो गया आपका, सिलेंडर हो गया, है ना, कौन हो गया, शंकु हो गया, इससे क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इनको याद कर लेना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद कर लेना भाई, है ना। तो ये याद जरूर से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का, सिलेंडर यानी बेलन का, कौन यानी शंकु का, और ये आपका स्फीयर का, है ना, गोले का, इनके आपको याद कर लेना है। ये दोनों अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और शंकु का छिन्न का आपका हटा दिया गया, तो उससे एक भी क्वेश्चन भाई आने वाला नहीं है। तो इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे देखिए 13.1 है आपकी, ये इससे कौन से क्वेश्चन करने हैं भाई, है ना। यहाँ पे देखिए आपको चैप्टर हट गया है, ये पुरानी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है, यहाँ पे देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, किसका करना है आपको, अगर बर्तन की आकृति दी गई है ना, बेलन का, है ना, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, है ना, सूत्र आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बेलन के, सिलेंडर के ये दिए गए, तो बिल्कुल इन्हें याद कर लो आप अपने में से, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन से कैप्सूल वाला कर लेना है, और अगला आपको इससे क्वेश्चन जो करना है वो है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपके देखिए इसके उदाहरण आप ये कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि आप कभी भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। क्वेश्चन आप कब गलत कर देते हो, जब आपको पता नहीं होता है कि कौन सा इसमें फॉर्मूला लगना है ना। तो गिलास की अगर धारिता किसी की पूछी जाती है तो पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन कर लेना है एक गुलाब जामुन, ये रसगुल्ले वाला क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया है ना। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन कर लेना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये वाला कर लेना है इससे, है ना। और देखिए ये वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए आपको क्या है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पूछा गया है ना, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसे कर लेना है, त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है ना, ये 7 नंबर का क्वेश्चन। तो इन्हें कंप्लीट करके ही जाना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाइएगा। इस तरीके से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं, ये फॉर्मूले रहे ये है, तो याद करके ही जाना है सारे के सारे, है ना। देखिए यहाँ से हमारा सांख्यिकी नामक चैप्टर आ जाता है भाई, तो सांख्यिकी से आपका 4 नंबर का भाई एक प्रश्न आना है। तो इसमें देखिए केवल आपने अगर ये 3 मेथड सीख ली ना, जो कि आपकी एक प्रत्यक्ष विधि होती है डायरेक्ट मेथड, और सेकंड विधि होती है आपकी कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम मीन मेथड, है ना, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, है ना। अगर आपने ये तीनों विधियां सीख ली ना, देखिए क्वेश्चन सीधे नहीं आता कि माध्य ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ऐसे आता है कि इस विधि से यानी कि कल्पित माध्य विधि से ये क्वेश्चन याद मतलब माध्य ज्ञात कीजिए ना, या फिर कह देंगे कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर कहेंगे कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए और आपने किस विधि का यूज किया और क्यों किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको यह दिया गया है, इसको याद कर लेना, है ना। ये आपका कंप्लीट रहेगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ये रहेगा आपका कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा ये आपको अच्छे
से याद कर लेना है। अगर आप नहीं बनेगा तो आप इससे नहीं कर पाओगे। अगर ये याद है तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको पग विचलन विधि से अगर सॉल्व करना है तो इससे आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना होगा, ये वाला करना होगा, है ना। नेक्स्ट आपको माध्यक ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है ना। बहुलक ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है। तो बिल्कुल आपको इस चैप्टर से ये याद होना चाहिए और ये तीनों आपको मेथड आनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो बिल्कुल इन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो। और इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे भाई, है ना। देखिए ये सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। देखिए किसी भी मतलब कोई भी आपको एक अच्छी तरीके से पूरा वर्ग दे दिया जाएगा, है ना। वर्ग दे दिया जाता है जैसे कि 0 से 2, 2 से 4, है ना। पौधों की संख्या, घरों की संख्या वगैरह दे दिया जाता है। इसमें क्या है, आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, है ना। तो इसमें क्या है, माध्य पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माध्य ज्ञात करना सीख लो भाई। यहाँ पे कह रहा है ना कि किस विधि का उपयोग किया और क्यों किया। तो भाई इनमें से किन विधि का यूज किया आपने और क्यों किया, ऐसे सॉल्व करोगे वक्त ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। देखिए अगला आपका क्या है, अगला आपको भाई बहुलक ज्ञात करना सीख लेना है। भाई ऐसे तो हम सीधे बता सकते हैं कि भाई बहुलक कौन सा है। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहु मतलब बहुत, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, है ना। तो 2 इसमें क्या है 3 बार आया और कोई इतनी बार नहीं आया, तो बहुलक कह सकते हैं सीधा कि 2 है। लेकिन आपको कारण सहित लिखना होता है, तो इसे सॉल्व करना अच्छी तरीके से सीख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो करना है आपको, निम्नलिखित सारणी, आपको सारणी दी गई है यहाँ पे 25 परिवारों में भोजन दैनिक व्यय को दर्शाती है ना। दैनिक व्यय यहाँ पे रुपयों में दी गई है और आगे इसका क्वेश्चन दिया गया होगा पूरा कंप्लीट ये रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो आप देखिए, है ना, इसे कल्पित विधि से भी कर सकते हैं आसानी से, प्रत्यक्ष से भी आसानी से कर सकते हैं, है ना। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन आपका जाता है किसी फुटकर, आपकी चैप्टर के ही क्वेश्चन है, आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, तो इन्हें कंप्लीट करके रखना है। ये पेटियों लिखा है, पेटियों, है ना, ये वाला पेटियों, है ना। सब जगह गलत हो गया शायद, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आयामों की संख्या, आयामों नहीं, आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, है ना। पेटियों की संख्या के अनुसार आयामों का बंटन निम्नलिखित है। इसमें क्या करना है आपको, माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का यूज कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तो इसे कंप्लीट कर लेना भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको जीवन काल दिया गया है। इसमें क्या करना है, आपको बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है भाई। ये आपको स्थिति यहाँ पे दी गई है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कौन से करना है, मतलब इससे माध्य ज्ञात करना सीख लो, 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 बहुलक ज्ञात करना सीख लो। आपका चैप्टर कवर है ना, वो तीनों मेथड जरूर से सीख लेना, है ना। अगर आप अपने उदाहरण याद कर लेते हो ना, जो आपकी चैप्टर में दिए गए होते हैं चैप्टर से पहले, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। इसमें आपको क्या है, त्वरण खींचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब देखिए अगर आपका एक माध्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसमें एक अथवा में दे सकते हैं कि त्वरण ज्ञात कीजिए, तो जो भी आप आसानी से कर पाएँ वो कर लीजिएगा, है ना। इसका मान ज्ञात करना है, मान लिखा है ना, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको पूरा वर्ग अंतराल दिया गया है, x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को जरूर से कंप्लीट भाई कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर भाई लास्ट चैप्टर है। अगर यहाँ तक आ गए हो ना तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि टॉपर बनने वाला हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो कंप्लीट करके जाएगा, ये समझ के जाएगा जो तरीका, तो बिल्कुल से वो टॉपर बनेगा, है ना। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन से आना है, जो कि आपका प्रायिकता लास्ट नंबर चैप्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है। देखिए प्रायिकता क्या है, किसी भी चीज के होने की संभावना, है ना। जब हम देखते हैं ना भारत और पाकिस्तान का मैच देखते हैं, तो हम कहते हैं, हम जब सर्च करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, है ना, तो मैच सर्च करते हैं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई देती है कि भाई कितनी जीतने की किसकी संभावना है, हमेशा इंडिया की ज्यादा रहती है ना। तो आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ की, है ना, कोई भी चीज़ मतलब हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, मतलब कितने परसेंट वो हो पा रही है और कितने परसेंट नहीं हो पा रही है, उसकी संभावना ही ये क्या है, प्रायिकता है। मतलब किसी भी चीज़ के होने की और ना होने की संभावना ही प्रायिकता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज़ ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, तो और हमेशा एक बात याद रखना कि प्रायिकता जो होती है या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, मतलब 0 और 1 के बीच रहेगी। ना ही तो प्रायिकता 0 से कभी कम हो सकती है, ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। ऐसा क्यों है भाई, है ना, क्योंकि देखिए प्रायिकता 0 से अगर कम हो गई तो मतलब वो है ही नहीं, है ना। मतलब 0 है तो वो कोई स्थिति नहीं बन रही है, मतलब उस चीज़ के होने की कोई भी संभावना नहीं है। और अगर 1 है प्रायिकता, मतलब उस चीज़ के 100% भाई चांस है कि ये चीज़ होके रहेगी, है ना। जैसे मैं कहूँ, मैं मतलब कहूँ कि इसमें से एक जो है, इसमें से ये पेन है मेरे पास, मैं कहूँ कि इसमें से देखिए एक रिफिल निकलेगी, तो एक रिफिल है ना इसके अंदर, मतलब इसके होने की पूरी संभावना है। मतलब इसकी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, तो 1 इसकी प्रायिकता होगी, क्योंकि इसके होने की संभावना 1 है ना। और मैं अगर कह दूं कि इसमें से नीली जो है रिफिल निकलेगी, नीली मतलब नीले कलर का ये पेन चलेगा, तो इसकी भाई कोई चांस ही नहीं कि ये चीज़ होगी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया भाई, ये याद रख लेना आप, है ना। क्योंकि ना ही प्रोबेबिलिटी कम हुई 0 से कम हो सकती है, ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है, इन दोनों के बीच
बीच में ही रहेगी, बिल्कुल याद रखना है इसे। और प्रायिकता को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या। देखिए जैसे हम कोई यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके क्वेश्चन आगे दिए गए हैं। देखिए आपके भाई इससे क्या है, बैग रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें बैग में आपकी क्या रखी जाएंगे, एक पीली गेंद रख देंगे, एक नीली गेंद रख देंगे, एक लाल गेंद रख देंगे, और आपको गेंदें निकालनी है भाई। अब बतानी है कि इस गेंद के निकलने की क्या संभावना है ना, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी, है ना। और चित्त पट्टे की, है ना, हेड टेल की आपकी पूछी जाएगी, है ना। तो किस तरीके से इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन 100% सॉल्व कर लेना, है ना। इसका आंसर जो है आपका 095 इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा शायद आपका, है ना। ये मैंने किया था अलग से, है ना। इनके आंसर मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा एक अलग से वीडियो में, अभी मैं आपको क्वेश्चन केवल बता रहा हूँ, है ना। मान लीजिए एक पास है ना, इससे डाइस रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है भाई, है ना। तो डाइस रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे कर लेना है ना। और देखिए इससे वो वाले जो पत्ते वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी शायद पूछे जाते हैं ना। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, है ना। 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आए आपके पास, है ना। 8 5 12 13 14 15 16, है ना। मतलब 16 कंचे आपके पास हो जाते हैं ना, 13 17 कंचे हो जाते हैं आपके पास। देखिए लाल कंचे मतलब इसकी मतलब कुल कितने कंचे हैं, 17, है ना। और डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, आपको ज्ञात करना है डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा हरा नहीं है। मतलब इसमें यार हरे मतलब 4 हरे कंचे हैं, है ना। तो इसकी प्रायिकता किस तरीके से बनेगी, है ना। मतलब लाल कंचा है तो उसकी प्रायिकता 5/17 बनेगी, और सफेद कंचे की बात करें कि इसकी प्रायिकता 8/17 बनेगी। मतलब कुल परिणामों की संख्या देखिए, सभी संभव परिणाम हुए, मतलब ये संभव तो इतने ही हो सकते हैं जितने वो उसमें हैं, उससे ज़्यादा 18 तो हो नहीं जाएंगे, कम तो हो नहीं जाएंगे, मतलब जितने हैं हमें तो पता ही है ना। तो संभव परिणाम कहाँ पे जाएंगे, नीचे जाएंगे ना। संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, है ना। और देखिए और संभव परिणाम अनुकूल परिणाम मतलब जितने उस चीज़ के हो सकते हैं। देखिए जैसे लाल कंचे तो 5 ही हो सकते हैं ना, 6 तो हो नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि 8 सफेद हैं और 4 हरे हैं, तो 6 लाल कंचे केवल 5 ही हो सकते हैं, है ना। और हरे कंचे की जो प्रायिकता है वो 4/17 आ जाएगी। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका पिछली साल में पूछा गया है भाई, तो कर लेना कंप्लीट, है ना। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, है ना, 0.62 है, 62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं भाई। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। यहाँ तक अगर आ चुके हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर जो है करने वाले हो और टॉपर बनने वाले हो। अगर आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल ईमानदारी से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना भाई, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा स्कोर इसके बाद कंप्लीट करने वाले हो। देखिए और इसी तरीके का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बिल्कुल चैनल पर डला हुआ है, जाकर के वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, है ना। देखिए और ये वाली टेबल जरूर से कंप्लीट कर लेना है। मैं बार बार कह चुका हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हो तो ही मतलब अगर आप ये टेबल कंप्लीट कर लोगे तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो बिल्कुल से याद होना चाहिए, इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी सारे कुछ कंप्लीट होंगे, है ना। मैं चैप्टर वाइज वीडियो लाने वाला हूँ सभी की, है ना, हर एक सब्जेक्ट की, है ना। और हर एक सब्जेक्ट का इसी तरीके से वीडियो देखना है, इंपोर्टेंट टॉपिक, तो जाकर के देखो, प्ले लिस्ट चेक करो, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ तक अगर आ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हर एक वीडियो देख लेना जो आपके काम की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।